ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ₹200 पर फीट along one side and ₹100 per feet along the 3 other sides। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। लेट अस से ये वाली साइड की लेंथ है x यूनिट्स और ये वाली साइड की लेंथ है y यूनिट। रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो ये भी x होगा और ये भी y होगा। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹200 पर फीट along one side। लेट अस से यहाँ पर ये है ₹200 पर फीट। ओके, इसको हम x फीट मान लेते हैं, इसके y फीट। एंड ₹100 पर फीट along the 3 अदर साइड्स। यहाँ पर ये ₹100 पर फीट है, यहाँ पर भी ₹100 पर फीट है और यहाँ पर भी ₹100 पर फीट। ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 60,000 स्क्वायर फीट, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, एक्स इंटू वाई हमें गिवन है 60,000। देन द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑल 4 साइड्स इन इंडियन रुपीज इज। चारों साइड्स को फेंसिंग अगर हम करना चाहें तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 200 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू एक्स, तो ये हो गया 300 इंटू एक्स। 100 इंटू वाई प्लस 100 इंटू वाई, ये हो गया 200 इंटू वाई। हमें इस वैल्यू को मिनिमाइज करना है, राइट। नाउ यहाँ पर एक बहुत बेसिक बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से डिस्कस करते हैं। दैट अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटीज हमारे पास हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन के होता है। अगर वो दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं तो इक्वल होगा और अगर वो अनइक्वल है तो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर होगा। इसी से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमें सीखने को मिलता है कि अगर हमारे पास में दो पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं ए एंड बी और हमें इनका सम कांस्टेंट गिवन है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब ये दोनों इक्वल होंगे। और इसी का रिवर्स रूल क्या होता है कि अगर हमें दो पॉजिटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट दिया जाए तो उनका सम मिनिमम कब होगा? जब वो दोनों इक्वल होंगे। ये जो दो रूल्स हैं ये इसी प्रॉपर्टी से हमने डिराइव किए हैं, तो ये दोनों रूल्स हमें मालूम होने जरूरी है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा दिक्कत है। अगर हम इसे ए और इसे बी मानते हैं तो ए प्लस बी को हमें मिनिमाइज करना है, पर उस केस में हमारे पास ए इंटू बी कॉन्स्टेंट होना चाहिए। यहां पर एक्स इंटू वाई है, ए है 300x और बी है 200y। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम 300 इंटू 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा हमारे पास? हम इसको रीराइट कर सकते हैं 300x प्लस इंटू 200y is equal to 60,000 into 60,000। Now we can see a into b constant है, तो a प्लस b मिनिमम कब होगा? जब a और b एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि इनमें से हर एक 60,000 के इक्वल होगा। तो 300x को भी आप 60,000 ले लें और 200y को भी आप 60,000 ले लें, तो हमारी जो मिनिमम कॉस्ट ऑफ फेंसिंग होगी वो होगी 120,000 रुपीज। ये वाला ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। बैंक ए ऑफर्स 6% इंटरेस्ट रेट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हाफ ईयरली होती है, तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 3%। बैंक बी एंड बैंक सी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट बट द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय बैंक सी इज ट्वाइस दैट ऑफ बैंक बी। लेट अस से बैंक बी R% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, तो बैंक सी ऑफर करेगा 2R%। राजू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट इन बैंक बी फॉर अ सर्टेन पीरियड। लेट अस से राजू ने इन्वेस्ट किया है X रुपीज फॉर T ईयर्स एंड रूपा इन्वेस्ट 10,000 रुपीज। ओके, राजू ने इन्वेस्ट किया है कहां पर?
बैंक बी में रूपा इन्वेस्ट ₹10,000 इन बैंक सी फॉर ट्वाइस दैट पीरियड, 2T पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर 2R% है। द इंटरेस्ट दैट वुड अक्रू टू राजू ड्यूरिंग दैट पीरियड, यहां पर कुल कितना इंटरेस्ट होगा, क्योंकि यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है R% और यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2R%, तो राजू को जो टोटल इंटरेस्ट अक्रू होगा वो होगा x इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला है, इज इक्वल टू द इंटरेस्ट दैट वुड हैव अक्रूड टू हिम हैड ही इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन बैंक ए फॉर 1 ईयर। अगर सेम अमाउंट बैंक ए में यानी x रुपीस 1 साल के लिए राजू ने इन्वेस्ट किया होता तो जो इंटरेस्ट मिलता वो इसके इक्वल होगा। अब यहां पर एक बड़ी बेसिक चीज है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जुड़ी हुई है। इंटरेस्ट निकालने का एक तरीका तो क्या होगा, पहले अमाउंट निकालें और उसमें से आप सबट्रैक्ट कर दें प्रिंसिपल वैल्यू को, राइट। दूसरा तरीका एक क्विक अप्रोच होती है बाय यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर क्यों अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉर्मूला जहां भी सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज होता है वहां हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, इंक्रीज हो, और नेट रिजल्ट हमें परसेंटेज टर्म में मालूम करना हो। क्योंकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 2 बार होगी, एक बार आफ्टर 6 मंथ्स और एक बार आफ्टर 6 मोर मंथ्स। तो हमें यह पता करना है कि ओवरऑल जो कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट हुआ है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 3 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 100%। ये वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल की टर्म में आ जाएगी, ये हो गया 6.09%। तो राजू ने अगर बैंक बी में इन्वेस्ट किया होता तो उसको इतना इंटरेस्ट मिलता। अगर सेम अमाउंट यानी x रुपीस 1 साल के लिए उसने बैंक ए में इन्वेस्ट किया होता तो उसका जो इंटरेस्ट मिलता वो होता 6.09% ऑफ x। सो हम यहां पर 6.09% लिख सकते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। अदरवाइज हमें क्या करना होगा, पहले अमाउंट का फॉर्मूला यूज करना होगा जो होगा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 3 अपॉन 100 रेज टू द पावर जितनी बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हुई है 2 टाइम। और इसमें से अगर हम प्रिंसिपल सबट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। उस वैल्यू को आप यहां पुट करें, आप देखेंगे कि दोनों ही केसेस में जो वैल्यू है वो एब्सोल्युटली सेम आएगी। x से x हम कैंसिल कर सकते हैं और 100 से 100 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास r इंटू टी की वैल्यू आ गई है 6.09। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रूपा ने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, द इंटरेस्ट एक्रूड इन इंडियन रुपीज टू रूपाइज। अच्छा, रूपा का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यहां पर प्रिंसिपल है 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2R% इंटू टाइम पीरियड है 2T डिवाइडेड बाई 100। R इंटू टी हमें मालूम है 6.09 है, ये 2 0 हम यहां कैंसिल कर दें तो 100 इंटू 2 इंटू 2 4 और R इंटू 2 की जगह 6.09 अगर हम लिख दें 609 इंटू 4 ये वैल्यू आ जाएगी ₹2436। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। log ऑफ a टू द बेस 15 प्लस log ऑफ a टू द बेस 32 होल डिवाइडेड बाई log of a to the base 15 multiplied by log of a to the base 32 this is equal to 4। अगर हम इन दोनों ही टर्म्स को सेपरेट कर लें और जो डिनोमिनेटर वैल्यू है इससे इनको डिवाइड करें तो फर्स्ट केस में तो log a to the base 15 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1 अपॉन log a to the base 32। और ऐसे ही सेकेंड टर्म को जब हम डिवाइड करेंगे तो log ऑफ a टू द बेस 32 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 अपॉन log a टू द बेस 15। दिस इज इक्वल टू 4। लॉग की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब भी हम किसी लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे ले जाते हैं तो नंबर और बेस अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा log ऑफ 32 टू द बेस a
और ये हो जाएगा log 15 टू द बेस ए। लॉग की एक और प्रॉपर्टी, अगर बेस सेम हो और लॉगरिथमिक टर्म्स हो, वो ऐड हो रही हो, तो ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो log ऑफ 32 इंटू 15 करने पर वी विल गेट 480 टू द बेस ए इज इक्वल टू 4। लॉग की एक और प्रॉपर्टी, जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं 480 इज इक्वल टू बेस रेज टू द पावर, ये जो वैल्यू हमारे पास आई। अब यहां से आगे आपको ए की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। अगर आप ए की वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 रेज टू द पावर 4 होता है 256, क्योंकि ये 480 है, डेफिनेटली हमारा आंसर 4 से तो बड़ा होगा। और अगर हम ए की वैल्यू 5 ले लेते हैं तो ये 5 की पावर 4 ये हो गया है 625। 480 625 से कम है, तो हमारा आंसर 4 और 5 के बीच में होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। वन डे राहुल स्टार्टेड अ वर्क एट 9 AM एंड गौतम ज्वाइंड हिम 2 hours लेटर। तो राहुल ने 9 AM पे शुरुआत किया है और गौतम ने 11 AM पे। देन दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीटेड द वर्क एट 5 PM। नाउ यहां से एक बात हमें पता चली है कि इन द फर्स्ट केस राहुल जो है ही इज वर्किंग फॉर 8 hours एंड गौतम इज वर्किंग फॉर 6 hours। लेट अस अज्यूम कि राहुल का जो 1 hour वर्क है वो है R यूनिट्स और गौतम का 1 hour वर्क है G यूनिट्स। तो 8 hours में राहुल कितना वर्क करेगा? 8 hour। व्हाट अबाउट गौतम? 6G। ये हमारा टोटल वर्क है। तो एक सिचुएशन तो हमारे पास ये हो गई। व्हाट अबाउट द सेकंड सिचुएशन? इफ बोथ हैड स्टार्टेड एट 9 AM एंड वर्क टुगेदर द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड 30 minutes अर्लियर। अगर दोनों ने 9 AM पे शुरुआत किया होता तो जहां हमने 11 AM लिखा है वहां हम 9 AM लिख देते, तो ये वर्क 30 minutes पहले कंप्लीट हो जाता। दैट मीन्स 4:30 PM पे कंप्लीट हो जाता। इसका मतलब है ये दोनों ही पर्सन्स अब वर्क कर रहे हैं फॉर 7.5 hours। 7.5 hours में राहुल कितना वर्क करेगा? 7.5 इंटू R यूनिट्स और गौतम वर्क करेगा 7.5 इंटू G यूनिट्स। दोनों ही केसेस में वर्क तो सेम है, को हम इक्वल कर देते हैं। 0.5 R इज इक्वल टू 1.5 G या R इज इक्वल टू 3G। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वर्किंग अलोन द टाइम राहुल वुड हैव टेकन इन आवर्स टू कंप्लीट द वर्क। सारी जानकारी को R की टर्म्स में हम कर देते हैं। 3G इज इक्वल टू R अगर हम यहां पुट कर दें तो 6G की जगह हो जाएगा 2R। तो हमारा वर्क हो जाएगा 8R प्लस 2R यानी कि 10R। राहुल का आर्ली कंट्रीब्यूशन है R यूनिट्स, तो 10R वर्क करने में उसे कुल कितने आवर्स लगने चाहिए? 10 hours। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको सही अप्रोच मालूम हो तो आप इस क्वेश्चन को इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं। वन पार्ट ऑफ हॉस्टल्स मंथली एक्सपेंसेस इज फिक्स्ड एंड द अदर पार्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स बोर्डर्स। द हॉस्टल कलेक्ट्स ₹1600 per month from each boarder. When the number of boarders is 50, the profit of the hostel is ₹200 per boarder. जब नंबर ऑफ बोर्डर्स 50 हों तो पर बोर्डर जो प्रॉफिट है वो है ₹200 का। क्या हम ओवरऑल प्रॉफिट निकाल सकते हैं? ये होगा 10,000 रुपीज। द प्रॉफिट ऑफ द हॉस्टल गिवन है एंड व्हेन द नंबर ऑफ बोर्डर्स इज 75, अगर ये 50 की जगह 75 हो जाए, द प्रॉफिट ऑफ द हॉस्टल इज ₹250 पर बोर्डर। तो ओवरऑल प्रॉफिट इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, दैट इज 18,750 रुपीज। When the number of boarders is 80, the total profit of the hostel in Indian rupees is। यहां से यहां आने पर 25 बोर्डर्स इंक्रीज होगा, तो यहां से यहां आने पर जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया बाई 8750। यहां से यहां आने पर 5 बोर्डर्स इंक्रीज हो गए, तो ये प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा? अगर हम ये पता कर सके हमारा आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू इस वैल्यू का 1/5 है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू का 1/5 होना चाहिए।
दैट इज 1750। और अगर इसे हम इसमें ऐड कर दें तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ₹20,500। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। अनिल कैन पेंट अ हाउस इन 12 डेज। लेट अस से अनिल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। 12 डेज में हाउस को पेंट कर सकता है। वरुण कैन पेंट इट इन 16 डेज। Anil, Varun, and Chandu undertake to paint the house for ₹24,000 and the three of them together complete the painting in 6 days. यानी 6 days तीनों ने काम किया. If Chandu is paid in proportion to the work done by him, then the amount in Indian rupees received by him is. जनरल इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्क अज्यूम कर लेते हैं जो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम होता है. आप कोई डिफरेंट वर्क भी अज्यूम कर सकते हैं, बट एलसीएम अज्यूम करने से फ्रैक्शंस हम अवॉइड कर पाएंगे. 12 डेज में अनिल जो है वो 48 यूनिट्स करता है, तो क्या हम उसका वन डे वर्क निकाल सकते हैं. 48/12 यानी 4 यूनिट्स. वरुण 16 डेज में 48 यूनिट्स करता है, तो उसका वन डे वर्क हो गया 3 यूनिट्स. दोनों का कंबाइंड वन डे वर्क हो गया 7 यूनिट्स. इन दोनों ने 6 डेज काम किया है चंदू के साथ, तो 6 डेज में इन्होंने टोटल कितना वर्क किया होगा, 7 × 6 42 यूनिट्स. तो आउट ऑफ 48 यूनिट्स 42 यूनिट्स तो अनिल और वरुण ने किया है, तो चंदू ने कुल कितना वर्क किया होगा, 6 यूनिट्स. बिकॉज चंदू इज पेड इन प्रपोर्शन टू द वर्क डन बाय हिम, उसने 6 यूनिट्स कंट्रीब्यूट किया है आउट ऑफ टोटल 48, तो 24,000 रुपीज में से उसका शेयर भी इसी रेशियो में कैलकुलेट होगा. 6 8 टाइम्स 8 3,000 टाइम्स. देन द अमाउंट इन इंडियन received by him is 3,000. ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. 3x प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलस y प्लस y इज इक्वल टू 7. हमें एक इक्वेशन गिवन है. और x प्लस मॉड्यूलस x प्लस 3y इज इक्वल टू 1. हमें दूसरी इक्वेशन गिवन है. x प्लस 2y की वैल्यू हमें निकालनी है. एक बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी हमें मॉड्यूलस की मालूम होनी चाहिए. मॉड्यूलस a इज इक्वल टू प्लस a अगर a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, एंड मॉड्यूलस a इज इक्वल टू माइनस a अगर a लेस देन 0 है. मॉड्यूलस हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता है, साइन नहीं लेता. या आपको यूं कहें, अगर एक नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव करने पर पॉजिटिव आंसर आया, और a अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करने पर भी पॉजिटिव आएगा. बेसिक कंसेप्ट है मॉड्यूलस से जुड़ा हुआ. तो यहां पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज इस इक्वेशन में और दो पॉसिबिलिटीज इस इक्वेशन में है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी जब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और सेकेंड पॉसिबिलिटी जब y लेस देन 0. ऐसे ही यहां पर भी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो और x लेस देन 0. अगर हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी इस पे नजर डालते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2y प्लस y यानी 3y. हमारी इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 7. लेकिन अगर हम y लेस देन 0 लेंगे तो ये ओपन होने पर माइनस 2y हो गया, और ये y है तो ये हो जाएगा माइनस y. तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस y इज इक्वल टू 7. ऐसे ही यहां पर अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लें तो मॉड्यूलस x बाहर लेंगे तो x हो जाएगा x प्लस x 2x, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1. और अगर हम इस केस को लेते हैं तो मॉड्यूलस x होते ही माइनस x हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 1. ये हमारे पास में एक और इक्वेशन आ गई. अब बस हमें केसेस बनाने होंगे. लेटेस्ट से सबसे पहले हम इसको और इसको चेक कर रहे हैं. तो अगर हम 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 लें, और यहां पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 लें, और फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को सबट्रैक्ट कर दें, तो 3y तो कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6. और जैसे ही हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 6 × 3 18, राइट हैंड साइड जाके माइनस हो गया, सो माइनस 11/3 y की वैल्यू आ जाएगी. बट हमने अज्यूम क्या किया है कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये जो आंसर आया है ये गलत है, तो इस केस को हमें छोड़ना होगा. अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड केस की. y ग्रेटर देन इक्वल टू 0
x लेस देन 0। इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 3y इज इक्वल टू 1। सबट्रैक्ट कर दें तो 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 1/3। पर यहां अगेन हमारा अजम्पशन क्या था कि x लेस देन 0 है, यहां x मोर देन 0 आ रहा है, इस केस को भी हमें इग्नोर करना होगा। दैट मीन्स y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने पर हमारे पास में कोई भी आंसर नहीं आएगा। क्या हो अगर हम y को लेस देन 0 ले लें, तो हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, और इसके साथ अगर हम x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके रीराइट कर देते हैं। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 21। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो 3y तो कैंसिल हो जाएगा। 9x प्लस 2x 11x इज इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू 2। हमने अज्यूम किया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। सब्स्टिट्यूट कर दें x की वैल्यू, 3 इंटू 2 6, राइट हैंड साइड गया सब्ट्रैक्ट हो गया, 7 माइनस 6 इज 1, माइनस y की वैल्यू 1 होने का मतलब है y इज इक्वल टू माइनस 1, y डेफिनेटली लेस देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। x प्लस 2y की वैल्यू हमें निकालनी है। x की जगह अगर हम 2 पुट कर दें, प्लस 2 इंटू वाई की जगह हम माइनस 1 पुट कर दें तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। वैसे तो हम सेकंड ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, बट अभी एक केस और बचा है, एक बार हम चाहें तो उस केस को भी चेक कर सकते हैं। बट जैसे ही हम इस केस को चेक करेंगे, यहाँ y की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, जो कि मोर देन 0 है। हमारा अजम्पशन है y लेस देन 0, तो ये गलत हो गया। तो इसीलिए जो 4 केसेस हमारे बने थे, उनमें से एक्चुअल में हमें आंसर सिर्फ एक ही केस में मिलेगा, और उस केस में x प्लस 2y की हमारी वैल्यू क्या होगी? 0। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। कंसिडर अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स x1, x2, x3 and so on such that x of n plus 1 is equal to xn plus n minus 1 for all n greater than or equal to 1। x1 की वैल्यू हमें -1 गिवन है, x100 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक सही अप्रोच ये होती है कि आप ये जो xn है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं। तो x of n plus 1 माइनस x of n इज इक्वल टू n माइनस 1। अच्छा, हमें x1 की वैल्यू क्या गिवन है? -1। n की जगह अगर हम 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, और n की जगह 1 पुट करते ही 1 माइनस 1, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम n की जगह 2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा x3 माइनस x2, और 2 माइनस 1, ये वैल्यू 1 हो गई। 3 पुट कर दें तो x4 माइनस x3, और ये वैल्यू 2 हो गई, एंड सो। अच्छा, अगर हम यहां पर x की वैल्यू 98 पुट कर दें तो ये 99 माइनस 98 हो जाएगा, और 98 माइनस 1 करने पर 97। ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू 99 पुट कर दें तो वी विल गेट x100 माइनस x99, और ये वैल्यू हो जाएगी 90। अगर हम इन सभी को आपस में ऐड कर दें तो व्हाट वी फाइंड, x1 से x1 कैंसिल, x2 से x2 कैंसिल, x3 से x3 कैंसिल, ये सारी टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी। x98 पहले वाले x98 से कैंसिल, और x99 x99 से कैंसिल। सो अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे बचेगा x100। व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड? 1 से लेके और 98 तक ये बचेगा हमारे पास, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 98, और एक ये -1 भी बचेगा। 1 से लेके 98 तक का सम हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। सो 98 इंटू 99 होल डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, -1 है, इसे नहीं भूलना है। 2 goes into 98 49 times। 99 को we can write down 100 minus 1, so 49 into 100 is 4900, minus 49 into 1 is 49 and minus 1, ये दोनों हो गया -50। 4900 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4850। सेकेंड ऑप्शन हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। If n is a positive integer such that 7th root of 10 multiplied by 7th root of 10 square and so on
multiplied by 7th root of 10 raised to the power n is greater than 999, then the smallest value of n is 7th root of 10. इसे हम लिख सकते हैं 10 raised to the power 1/7 multiplied by 10 raised to the power 2/7 and so on 10 raised to the power n/7. ये वैल्यू 999 से बड़ी है, क्योंकि बेस सेम है हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं. ये हो जाएंगी 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 and so on up to n/7 and this is greater than 999. 1/7 हम कॉमन ले सकते हैं पावर में, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 and so on up to n. This should be greater than 999. 1 से लेके n तक का सम, ये हमें मालूम है, इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास, n into n plus 1 divided by 2. Now this is greater than 999. Now क्योंकि n एक पॉजिटिव इंटीजर है और हमें मालूम है 10 raised to the power 3 करने पर जो वैल्यू आती है वो है 1000 which is greater than 999. तो हम यहाँ एक काम कर सकते हैं, थोड़ा हिट एंड ट्रायल भी आप कर सकते हैं. n की वैल्यू 6 पुट करें. अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट करें तो ये हो जाएगा 10 raised to the power 1/7 into 6 into 7/2. हमें बस ये देखना है कि क्या ये 999 से बड़ा है. 7 से 7 कैंसिल हो गया है. 2 goes into 6 3 times. 10 raised to the power 3 is 1000. डेफिनेटली ये 999 से बड़ा, राइट. अगर हम 6 से छोटी कोई भी वैल्यू रखते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन होगा वो 999 से छोटा हो जाएगा. अगर हम 6 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेते हैं तो हर एक कंडीशन के लिए ये ट्रू रहेगा. क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n पूछी गई है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6. ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. A 4-digit number is formed by using only the digits 1, 2 and 3 such that both 2 and 3 appear at least once. The number of all such 4-digit numbers is. सबसे पहली बात है हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है और जिन डिजिट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है 1, 2 and 3. जरूरी नहीं है कि हर एक डिजिट का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हम जिनका भी इस्तेमाल करेंगे वो उन 3 में से कोई एक डिजिट होगी. पर हाँ, एक कंडीशन है 2 and 3 कम से कम एक बार तो आनी ही आनी चाहिए. तो यहां पर हम एक काम करते हैं, लेट्स से एक डिजिट हमने 2 ले ली है और एक डिजिट हमने 3 ले ली है. पोजीशन अभी हमने फिक्स नहीं की है, तो इससे हमारे जो रेस्ट्रिक्शन है कि ये दो डिजिट्स हर हालत में आनी ही आनी चाहिए वो कंप्लीट हो गई है. व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 2 डिजिट्स? यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास. या तो वो दोनों डिजिट्स सेम होंगी या वो दोनों डिजिट्स डिफरेंट होंगी. अगर वो दोनों डिजिट सेम हुई तो वो 1 and 1 हो सकती है, या वो दोनों डिजिट्स 2 and 2 हो सकती है, या वो दोनों डिजिट्स 3 and 3 हो सकती है. और अगर ये दोनों डिजिट्स डिफरेंट हुई तो फिर अगेन हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं. या तो वो 1 and 2 हो सकती हैं, या वो 2 and 3 हो सकती हैं, या वो 1 and 3 हो सकती है. अब हमें बस ये पता करना है कि इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके 4 डिजिट के नंबर हम कितने बना सकते हैं. यहां पर 1 दो बार आ रहा है तो जवाब होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल. क्योंकि 1 दो बार आ रहा है, 4 फैक्टोरियल हो गया 24/2, 12 केसेस. यहां पर आप देखेंगे 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो जवाब होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल. 24/6, 4 सच केसेस. यहां पर अगर हम नजर डालें 3 3 बार आ रहा है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, अगेन 4 केसेस. अगर हम इसकी बात करते हैं, यहां पर 2 दो बार आ रहा है और 3 और 1 एक एक बार, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12 केसेस. नेक्स्ट केस 2 दो बार और 3 दो बार, तो जवाब होगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 केसेस. एंड लास्ट केस में 3 दो बार आ रहा है और 2 और 1 एक एक बार, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? 12 and 12, 24 and 12, 36, 4 and 4, 8 and 6, 14,
सो टोटल कितने नंबर ऐसे बन सकते हैं? जवाब होगा 50। डेटाबेस क्वेश्चन था, आपको आंसर मार्क करना होगा 50। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। इन अ टूर्नामेंट अ टीम हैज प्लेड 40 मैचेस। 40 मैचेस टीम ने खेले हैं। सो फार एंड वॉन 30% ऑफ देम। 40 का 30% होता है 12। तो 40 मैचेस खेले हैं, 12 जीत गए हैं। इफ दे विन 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस कितने हैं हमें नहीं मालूम है। हम चाहें तो x अज्यूम कर लें, पर अगर डेसिमल अवॉइड करना है तो हम इसको 10x अज्यूम कर लें। 60% जीत जाएं, यानी कि 6x जीत जाएं, then their overall win percentage will be 50%. टोटल विन कितनी हो गई? 12 प्लस 6x। ये वैल्यू 40 प्लस 10x का 50% होगा। 50% का मतलब है इसका हाफ होगा। सो 24 प्लस 12x is equal to 40 plus 10x. 2x is equal to 16. x is equal to 8. That means 10x की वैल्यू हो जाएगी 80. Suppose they win 90% of the remaining matches. अब 60% नहीं, they win 90% of the remaining matches. 80 का 90% होता है 72. तो शुरू में 40 मैचेस में से वो 12 जीत चुके हैं और बाकी बचे हुए 80 मैचेस में से अगर वो 72 जीत जाएं, क्वेश्चन पूछा गया है देन द टोटल नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय द टीम इन द टूर्नामेंट विल बी। टोटल इन्होंने 84 मैचेस विन करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। fx हमें गिवन है इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x और gx हमें गिवन है x प्लस 3। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ f of gx माइनस 3x। नाउ f of gx अगर हम निकालते हैं और उसमें से 3x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, पहले एक बार हम वो देख लें। f of gx की जगह हम पुट कर सकते हैं x प्लस 3 माइनस 3x। हमें x को रिप्लेस करना होगा x प्लस 3 से इन fx, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स x प्लस 3 माइनस 3x। हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है। चलिए इसको फर्दर ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 7x माइनस 21 माइनस 3x। तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 6x, हमारे पास आएगा माइनस 4x एंड माइनस 21 एंड प्लस 9 वी विल गेट माइनस 12। नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना जरूरी नहीं है। लेट अस से ये है a, हमें a को मिनिमाइज करना है, तो आप जनरली इस तरह के क्वेश्चन में कोशिश करें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और माइनस 4 कर दें तो हमारी ओवरऑल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है एंड माइनस 16। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर अब एक रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आंसर हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। लोएस्ट कब होगा? जब वो 0 होगा। हमें a को मिनिमाइज करना है, दैट मीन्स इस पोर्शन को हमें मिनिमाइज करना होगा। इसे अगर हम 0 बना दे तो हमारा काम बन जाएगा। ये 0 कब होगा? जब x की वैल्यू हम 2 पुट कर दें। अगर x की वैल्यू हम 2 पुट कर दें तो ये पार्ट 0 हो गया और हमारी a की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी माइनस 16। आप x की वैल्यू 2 की जगह कुछ भी पुट कर दें, 1 पुट कर दें, 0 पुट कर दें, माइनस 1 पुट कर दें, जो a की वैल्यू आएगी वो माइनस 16 से बड़ी आएगी। क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम वैल्यू, हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अ पार्क इज शेप्ड लाइक अ रोम्बस एंड हैज एरिया 96 स्क्वायर मीटर। यहां पर हम एक पार्क बना लेते हैं रोम्बस शेप में। ए बी सी एंड डी। इसका एरिया हमें 96 स्क्वायर मीटर गिवन है। इफ 40 मीटर ऑफ फेंसिंग इज नीडेड टू एनक्लोज द पार्क। 40 मीटर फेंसिंग का मतलब हुआ ये चारों साइड्स इक्वल है रोम्बस में, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है।
The cost in Indian rupees of laying electric wires along its two diagonals at the rate rupees 125 per meter. हमारा एक डायगोनल तो ये हो गया PD और एक डायगोनल ये हो गया AC। रोम्बस में खास बात होती है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर हम इसे x माने तो ये भी x होगा और इसे y माने तो ये भी y होगा और इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होगा। इनफैक्ट ये चारों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। टोटल एरिया हमें 96 स्क्वायर मीटर गिवन है। इसका मतलब है एक ट्राइंगल का एरिया 1/4 होगा, दैट इज 24। ट्राइंगल का एरिया का हमारा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वैल्यू हमें 24 गिवन है। सो x इंटू वाई ये हो गया है 48। क्योंकि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, BPC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इस्तेमाल करें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। अच्छा, यहां से क्या हम 2xy की वैल्यू निकाल सकते हैं? 2xy ये इक्वल हो जाएगा 96 के x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर 2xy हम लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड कर दें और राइट हैंड साइड भी ऐड कर दें तो इससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2xy की वैल्यू है 96। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर ये हो गया है 196। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 40। नेगेटिव वैल्यू को हमें इग्नोर करना होगा, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। तो हमारी जो दोनों डायगोनल्स हैं उनकी टोटल लेंथ कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ x एंड ट्वाइस ऑफ y। सो ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y ये हो गया है 28 मीटर। इलेक्ट्रिक वायर हमें ले करने हैं एट द रेट रुपीज 125 पर मीटर। टोटल लेंथ है 28 मल्टीप्लाइड बाई 125। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रुपीज 3500। ना क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू जो है वो रुपीज में लिखनी थी और ये डेटा बेस क्वेश्चन था, हम आंसर टाइप करेंगे 3500। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। इन अ ट्राइंगल ABC एंगल BCA हमें 50 डिग्री गिवन है। एक ट्राइंगल हम यहां पर बना लेते हैं। ABC ये वाला एंगल 50 डिग्री हमें गिवन है। D and E are points on AB and AC respectively such that AD is equal to DE. AD is equal to DE। यहां पर E पॉइंट हम ले लेते हैं। तो AD is equal to DE। If F is a point on BC, FBC पर एक पॉइंट है such that BD is equal to DF। ये हमने F पॉइंट ले लिया है such that BD is equal to DF। We have to find out angle FDE in degrees। अच्छा, ये 50 डिग्री है। एक काम करते हैं, इस एंगल को हम मान लेते हैं x। इन ट्राइंगल DAE ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? x। ट्राइंगल ABC में एक एंगल x है, एक एंगल 50 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 130 माइनस x, बिकॉज इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। ट्राइंगल DBF में ये भी एक आइसोसेलेस है जहां DB और DF आपस में इक्वल है, तो अगर ये 130 माइनस x है तो ये वाला एंगल भी 130 माइनस x होगा। क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं? इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये एंगल होगा 180 माइनस 2x। ऐसे ही क्या हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं? इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। 130 एंड 130 ये हो गया 260 माइनस 2x, तो ये वाला एंगल हमारा होना चाहिए 2x माइनस 80। इन तीनों एंगल्स का सम ADE, EDF और FDB ये होना चाहिए 180, तो क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं? 180 में से हम ये वाला और ये वाला एंगल सबट्रैक्ट कर दें। सो 180 माइनस 180 माइनस 2x
माइनस 2x माइनस 80। केयरफुल रहा करें, हमेशा साइन में गड़बड़ हो सकती है। सो 180 माइनस 180 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 80। तो ये 180 से 180 कैंसिल हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 80 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। मीरा एंड अमल वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। हम एक सर्कुलर ट्रैक यहां बना लेते हैं। लेट अस से दोनों ही पर्सन इस पॉइंट से मूव करना शुरू करते हैं। इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन देन इन 45 मिनट्स अमल कंप्लीट्स एग्जैक्टली 3 मोर राउंड्स देन मीरा। एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं दैट अमल 1 मिनट में ए राउंड्स लेता है और मीरा 1 मिनट में एम राउंड्स लेती है। 45 मिनट्स में क्या होगा? अमल जो है ही विल टेक 45 ए राउंड्स, मीरा विल टेक 45 एम राउंड्स। राउंड्स टेकन बाय अमल इज 3 मोर देन राउंड्स टेकन बाय मीरा। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई है, इसे रीराइट कर लेते हैं। 15a माइनस 15m इज इक्वल टू 1। सेकेंड सिचुएशन, इफ दे वॉक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों इस तरह से मूव करना शुरू करें इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली आफ्टर 3 मिनट्स। कहां मिलेंगे ये मैटर नहीं करता, लेट अस से वो यहां मिल रहे हैं। एक पर्सन यहां से यहां आएगा और दूसरा पर्सन यहां से यहां आएगा। इन दोनों ने मिलके एक राउंड पूरा किया है। तो 3 मिनट्स में अमल कितना चलेंगे? 3a राउंड्स। मीरा कितना चलेंगी? 3m राउंड्स, और दोनों मिलके एक राउंड पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ राउंड्स मीरा वॉक्स इन 1 आवर। m की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी है। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम 5 टाइम्स कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 15a प्लस 15m इज इक्वल टू 5। और इसमें से ये वाली इक्वेशन अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, 15a माइनस 15m इज इक्वल टू 1, तो सब्ट्रैक्ट करने पर 15a तो कैंसिल हो जाएगा, 15m और 15m ये मिलके हो गया है 30m। दिस इज इक्वल टू 4। तो m की वैल्यू आ गई है 2/15। तो 1 मिनट में मीरा टेक्स 2/15 राउंड्स। क्वेश्चन पूछा गया है 1 आवर में वो कुल कितना राउंड लेंगी? 1 आवर यानी 60 मिनट्स। 1 मिनट में अगर वो 2/15 राउंड्स लेती है तो 60 मिनट्स में शी विल टेक 15 4 टाइम्स 60, 4 into 2 8 राउंड्स। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। यहां पर ए बी सी डी ये हमारा पैरेललोग्राम हो चुका है। द लेंथ ऑफ द साइड AD एंड द डायगोनल AC। AD की लेंथ हमें गिवन है 10 और डायगोनल AC की लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। इफ द एंगल ADC, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इन स्क्वायर सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। हमें अगर DC मालूम चल जाए और DC पर A से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करें वो मालूम चल जाए तो एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर हम A से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं, लेट अस से AE। ये एंगल 90 डिग्री हो गया है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। 30 60 90 ये एक बड़ा स्टैंडर्ड ट्राइंगल है। इससे जो साइड्स हैं अगर आपको उनका रिलेशन मालूम हो तो आपको बार बार ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड अगर आपको मालूम हो तो 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड निकालने के लिए आपको इस वैल्यू को हाफ करना होगा। तो 10/2 करने पर ये वैल्यू 5 हो गई। तो हाइट हमारे पास AE आ गई है। अच्छा, अगर आपको 30 डिग्री की ऑपोजिट साइड मालूम है
तो 60 डिग्री की अपोजिट साइड निकालने के लिए इस वैल्यू को √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास लेंथ ऑफ DE आ जाएगी 5/√3। ट्राइंगल AEC की अगर हम बात करें, पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 400 माइनस 25 करने पर 375, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा 5/√15। बेस हमें मालूम है 5/√3 प्लस √15, और अगर इसे हम हाइट AE से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। सो दैट इज 25/√3 प्लस √15 हमारा डिजायर्ड एरिया होगा। सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ इंटीजर्स m, n satisfying द कंडीशन हमें मालूम करना है। सबसे पहले हम नजर डालते हैं मॉड्यूलस m प्लस n लेस देन 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा m प्लस n है उसकी वैल्यू -5 से बड़ी और 5 से छोटी होनी चाहिए। पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? यहां पर हम m प्लस n की वैल्यू ले लेते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस mn जो है वो भी लेस देन 5 होना चाहिए। इसका मतलब है ये वैल्यू भी -5 और 5 के बीच में होनी चाहिए, और साथ में मॉड्यूलस ऑफ m प्लस n मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस mn से बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस को हमें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। m प्लस n इज इक्वल टू -4। क्या हम इनमें से एक -5 और एक 1 ले सकते हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो mn निकालते समय इनका प्रोडक्ट हो जाएगा -5, प्लस 1 करेंगे तो -4, और मॉड्यूलस लेंगे तो 4। m प्लस n का मॉड्यूलस भी 4 है और ये भी 4 हो गया। ये वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए जबकि ये इक्वल हो गया, तो ये आंसर हमारा पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट अब इसको हम और बड़ा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट हैव -6 and 2। अगर ऐसा किया तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -12 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो -11, और मॉड्यूलस करने पर वी विल गेट 11। ये अलाउ नहीं है क्योंकि उस केस में m प्लस n का मॉड्यूलस इससे छोटा हो जाएगा। तो -5 हो नहीं सकता, -6 हो नहीं सकता, आगे हम ऊपर नहीं बढ़ेंगे। क्या हम यहाँ पर -4 and 0 ले सकते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो -4 into 0 is 0, 0 plus 1 is 1, और 1 का मॉड्यूलस 1। डेफिनेटली -4 का मॉड्यूलस जो 4 है वो 1 से बड़ा है, और हमारा 1 प्लस mn जो हमने रेंज बताई थी हर हालत में -5 से बड़ा और 5 से छोटा होना चाहिए। सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, तो एक आंसर तो हमें ये मिला है -4 and 0। ना याद रखिए ये एक आंसर नहीं, यहां पर दो आंसर होंगे। ये -4 and 0 भी हो सकता है, और ये 0 and -4 भी हो सकता है, क्योंकि m और n दोनों अलग अलग हम यहां पर इंटीजर्स ले सकते हैं। क्या हम यहां पर -3 और -1 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 1 4, और 4 का मॉड्यूलस 4, ये वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। क्या हम -2 और -2 ले सकते हैं? नॉट पॉसिबल है, बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 1 5, मॉड्यूलस 5, ये वैल्यू इनफैक्ट इससे छोटी होगी। तो यहां पर जब हमने -4 केस लिया m प्लस n का, तब हमारे पास दो सॉल्यूशन यहां पर बने। क्या हो अगर हम m प्लस n की वैल्यू -3 ले, उस केस में मॉड्यूलस अगर हम लेंगे तो 3 होगा। अगेन सेम वे वी कैन हैव -4 and 1। अगर हम चेक करें इन दोनों का प्रोडक्ट -4, प्लस 1 करेंगे तो -3, और मॉड्यूलस लेंगे तो 3, ये दोनों इक्वल हो गए। ये वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो हमें मालूम है -4 1 आंसर नहीं है, -5 2 तो हो भी नहीं सकता, तो फिर -3 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 1 इज 1, 1 का मॉड्यूलस 1, ये वैल्यू से बड़ी है। तो दो सॉल्यूशंस हमें और मिल गए, एक तो -3 0 और एक 0 -3। क्या हम -2 और -1 ले सकते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 2 प्लस 1 3, मॉड्यूलस लेंगे तो 3, ये दोनों इक्वल हो गए। ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो -3 के केस में अब हमारे पास और कोई सॉल्यूशन यहां नहीं आएगा। व्हाट अबाउट -2?
सेम वे अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जीरो वाला केस तो बन ही रहा है, तो कैन वी डू -2 एंड 0? इसका मॉड्यूलस तो 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 1 1 और मॉड्यूलस 1 डेफिनेटली इससे बड़ा है, तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस और आ गए, -2 0 एंड 0 -2. नाउ कैन वी हैव -1 एंड -1? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 1 करेंगे तो 2 और मॉड्यूलस लेंगे तो 2, ये दोनों इक्वल हो गए, परमिसिबल नहीं है। तो -2 के केस में भी हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए। -1 के केस में हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ सकता है? क्या हम -1 एंड 0 ले सकते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 1 करेंगे तो 1 और मॉड्यूलस लेने पर 1। अच्छा, m + n का मॉड्यूलस भी 1 है, ये वैल्यू से बड़ी नहीं है, तो हमारे पास इस केस में ये वाला आंसर भी पॉसिबल नहीं होगा। -1 में हमें और कोई आंसर नहीं मिलेगा। व्हाट अबाउट 0? कैन वी हैव -1 एंड 1? मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 1 करेंगे तो 0, ये 0 आ गया है, यहां भी 0 है, ये वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, नहीं है तो ये सॉल्यूशन अलाउ नहीं है। क्या हम -2 एंड 2 ले सकते हैं? अगर ऐसा किया तो -2 × 2 हो गया -4, + 1 किया तो -3, मॉड्यूलस लिया तो 3, ये वैल्यू तो है 0, ये वैल्यू 3 है, ये इनसे छोटी हो गई है। सो दिस वे वी कैन रिजेक्ट 0 एंड 1 ऑल्सो। और 2 के केस में हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएंगे? 2 0 एंड 0 2। 3 के केस में सॉल्यूशंस आएंगे 3 0 एंड 0 3। और 4 के केस में सॉल्यूशंस आएंगे 4 0 एंड 0 4। हमें चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमने यहाँ पर देखा है कि हर बार हमारे पास एक मेंबर 0 हो रहा है। अगर फिर भी आप देखना चाहें 2, तो 2 लाने के लिए एक तरीका है, हम 3 और -1 ले लें, मॉड्यूलस तो 2 आ ही रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट -3 + 1 करेंगे तो -2, मॉड्यूलस लेंगे तो 2, ये दोनों इक्वल हो गए, अलाउ नहीं है। क्या हम 2 और 0 ले सकते हैं? 2 × 0 is 0, 0 + 1 is 1, मॉड्यूलस लिया तो 1, ये वैल्यू से बड़ी। तो हमारे जो नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल होंगे वो होंगे 2 4 6 8 10 एंड 12। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। A certain weight of an alloy of silver and copper is mixed with 3 kg of pure silver. The resulting alloy will have 90% silver by weight. एक अलॉय है, हमें उसका वेट नहीं मालूम है, लेट से वो है x किलोग्राम, वो सिल्वर एंड कॉपर का अलॉय है, लेट से उसमें सिल्वर y% है। इसमें हम 3 किलोग्राम ऑफ प्योर सिल्वर मिक्स करते हैं। प्योर सिल्वर में 100% हम यहां कहेंगे सिल्वर है। ऐसा करने पर जो रिजल्टिंग अलॉय है उसमें 90% सिल्वर बाय वेट होगा, 90% सिल्वर होगा। ये एलिगेशन एंड मिक्सचर पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर हम डिफरेंस निकाल के और ऑपोजिट साइड लिख देते हैं। ये वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस हम यहां लिखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस हम इस तरफ लिखेंगे। ध्यान रखिए, डिफरेंस हमेशा हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू होता है। 100 - 90 करने पर ये 10 हो गया। यहां पर हमें 90 - y करना पड़ेगा, बिकॉज एवरेज जो है वो हमेशा बाउंड्रीज के विद इन रहता है, कभी भी वो लोअर से लोअर और हायर से हायर नहीं होता है। क्योंकि 90 100 से कम है तो y से ज्यादा होगा, हम यहां लिखेंगे 90 - y। और ये रेशियो है x किलोग्राम और 3 किलोग्राम का। तो यहां से हमारे पास में सबसे फर्स्ट कंडीशन आ गई है 10 डिवाइडेड बाई 90 माइनस y इज इक्वल टू x/3। सॉल्व करते हैं। 30/x इज इक्वल टू 90 माइनस y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 90 माइनस 30/x। एक कंडीशन हमें यहां पर और दी गई है, इफ द सेम वेट ऑफ द इनिशियल अलॉय यानी x किलोग्राम मिक्स्ड विद 2 किलोग्राम ऑफ अनदर अलॉय, अब ये 3 की जगह 2 किलोग्राम हो गया है, which has 90% silver by weight। यहां अब 100% सिल्वर नहीं है, 90% सिल्वर है by weight। The resulting alloy will have 84% silver by weight। तो ये 90% नहीं होगा, ये अब 84% होगा। वापस हम यही काम करेंगे, डिफरेंस लेके अपोजिट साइड लिखेंगे। 90 - 84 ये हो गया 6, और यहां हम लिखेंगे 84 - y। अगेन 6 divided by 84 - y is equal to x/2।
सॉल्व करते हैं। 12 अपॉन x इज इक्वल टू 84 माइनस वाई, या y इज इक्वल टू 84 माइनस 12 अपॉन x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। दोनों को इक्वल कर दें। 90 माइनस 30 ओवर x इज इक्वल टू 84 माइनस 12 ओवर x। 84 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। 6 इज इक्वल टू 18 ओवर x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम चाहें तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। यहां बस थोड़ी सी सावधानी आपको क्या रखनी होगी, जैसे 90 और 84 का डिफरेंस 6 है और फर्स्ट केस में 100 और 90 का डिफरेंस 10 था, तो आप ऐसा नंबर चुनिए जो 6 और 10 दोनों से डिविजिबल हो। सारे ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन हमें ये 3 kg नजर आ रहा है। इसको क्रॉस चेक करते हैं। मान लीजिए यह हम 3 kg लिखते हैं तो 90 माइनस 84 6 हो गया। क्योंकि ये 3 है तो ये वैल्यू इसका डबल हो गई, तो यहां पर ये वैल्यू 2 का डबल होनी चाहिए। 84 का 2 का डबल यानी ये 4 तब होगी जब ये वैल्यू y की वैल्यू 80 हो। सो 84 माइनस 80 करने पर 4 आ गया ना। आप देखेंगे रेशियो 6:4 इज नथिंग बट 3:2। अब इसको फर्स्ट कंडीशन में अप्लाई करें तो 90% की जगह ये था 100% और ये 84% की जगह था 90%। डिफरेंस लेते हैं तब ये वाली क्वांटिटी 2 kg ना होकर 3 kg थी। 100 माइनस 90 इज 10, 90 माइनस 80 इज 10, यानी ये रेशियो 1:1 होना चाहिए और हम देख सकते हैं कि ये रेशियो 1:1। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। A tea shop offers tea in cups of 3 different sizes. The product of the prices in Indian rupee of 3 different sizes is equal to 800. The prices of the smallest size and the medium size are in the ratio 2:5. If the shop owner decides to increase the prices of the smallest and the medium ones by Indian rupees 6, keeping the prices of the largest side unchanged, the product then changes to 3,200 rupees. The sum of the original prices of 3 different sizes in Indian rupees is। 3 तरह के कप हैं हमारे पास, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल और मीडियम जो कप है उनकी प्राइसेस का रेशियो गिवन है 2:5, सो दिस इज 2x एंड दिस इज 5x। लार्ज कप जो है उसकी प्राइस नहीं मालूम है, लेट अस से y। इट इज गिवन दैट इन तीनों प्राइसेस का प्रोडक्ट है 800 रुपीज। अगर हम स्मॉल और मीडियम जो साइज के कप हैं उनकी प्राइस 6 रुपीज बढ़ा दें तो ये हो जाएगी 2x प्लस 6, ये हो जाएगी 5x प्लस 6, और लार्ज साइज के कप की प्राइस वही रहने दें तो इन तीनों का प्रोडक्ट अब हो जाएगा 3200। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो यहां क्या होगा, एक तो ये y से y हम कैंसिल कर सकते हैं। 800 goes into 3200 4 times, 5 into 2 10 into 4, ये हो गया है 40x स्क्वायर इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 30x प्लस 36। सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो यहां बचेगा 30x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन लेके हम कैंसिल कर दें तो 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म के हम दो टुकड़े कर सकते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां 5x कॉमन, वी विल गेट x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन, अगेन वी विल गेट x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन एंड 5x प्लस 3 कॉमन। x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, या तो x की वैल्यू 2 होगी या x की वैल्यू माइनस 3/5। प्राइस हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं यहां पर, तो x की वैल्यू हो गई है 2। हमें अभी y की वैल्यू और मालूम करनी है। इन तीनों का प्रोडक्ट 800 है, x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो 2 इंटू 2, स्मॉल साइज जो कप है उसकी प्राइस हो गई 4, मीडियम साइज वाले की प्राइस हो गई 10, लार्ज वाले की y है
So 4 into 10 into y. This is equal to 800. 40 goes into 800 20 times. y की वैल्यू 20 यानी कि लार्ज साइज का हमारा जो कप है उसकी प्राइस 20 है। हमें इन तीनों का सम पूछा गया है और आंसर होगा 34। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसमें परसेंटेज के साथ साथ एलिगेशन एंड मिक्सचर जो कंसेप्ट है उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। The total of male and female populations in a city increased by 25% from 1970 to 98. Total population increase हो गई by 25%. During the same period, the male population increased by 40% while the female population increased by 20%. इस जानकारी से हम मेल और फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो पता कर सकते हैं इन 1970। मेल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है बाई 40%, फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है बाई 20%, और ऐसा करने पर हमारी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है बाई 25%। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस अपोजिट साइड लिखते हैं और इन दोनों का डिफरेंस भी अपोजिट साइड लिखते हैं तो हमारे पास मेल और फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो आ जाएगा इन 1970। 25 माइनस 20 ये हो गया है 5, 40 माइनस 25 ये हो गया है 15, तो हमारा रेशियो आ गया है 1:3। तो अगर हम ईयर 1970 की बात करें तो मेल और फीमेल पॉपुलेशन और टोटल पॉपुलेशन हम लिख सकते हैं। लेट अस से मेल पॉपुलेशन है 100, फीमेल पॉपुलेशन है 300, टोटल पॉपुलेशन 400। 1980 में क्या हुआ है, मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 40% तो ये हो गई 140, फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 20% तो ये हो गई 360, एंड ओवरऑल अगर हम यहां पर ऐड करें तो ये हो गई है 500। दैट मींस देयर इज इंक्रीज ऑफ 25%। फ्रॉम 1980 टू 1990 क्या हुआ है, द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 25%। 25% होता है 1/4, 360 का 1/4 90, ये वैल्यू हो जाएगी 450। In 1990 if the female population is twice the male population, ये वैल्यू मेल से ट्वाइस है तो मेल पॉपुलेशन हम निकाल सकते हैं 225, तो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी 675। Then the percentage increase in the total of male and female populations in the city from 1970 to 1990, यहां से यहां पर कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है ये हमें पता करना है। आप देख सकते हैं इंक्रीज हुआ है 275 का, इनिशियल वैल्यू है 400, परसेंटेज में पूछा गया है तो इनटू 100 डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 68.75। सो 68.75% हमारा इंक्रीज हुआ है। सेकेंड ऑप्शन हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अ शॉप ओनर bought a total of 64 shirts from a wholesale market that came in two sizes, small and large. So small and large, यहां पर हमारे पास दो साइजेस हैं। The price of a small shirt was Indian rupees 50 less than that of a large shirt. अगर इसे हम x लेते हैं तो ये हो जाएगा x minus 50. She paid a total of Indian rupees 5000 for the large shirts. लार्ज शर्ट्स के लिए 5000 रुपीज पे किए गए हैं। लेट अस से नंबर ऑफ शर्ट्स परचेज किए गए हैं लार्ज वो है y, तो स्मॉल शर्ट्स परचेज किए जाएंगे 64 माइनस y। अ टोटल ऑफ इंडियन रुपीज 1800 फॉर द स्मॉल शर्ट्स, स्मॉल शर्ट्स के लिए पे किए गए हैं 1800 रुपीज। देन द प्राइस ऑफ अ लार्ज शर्ट एंड अ स्मॉल शर्ट टुगेदर इन इंडियन रुपीज इज। क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो अलग अलग तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिकली जहां हम इक्वेशन बना के सॉल्व करें और दूसरा जहां पर हम हिट एंड ट्रायल या ऑप्शंस के थ्रू जाने की कोशिश करें। पहले हम एक बार हिट एंड ट्रायल अप्रोच को समझ लेते हैं। 5000 जो है ये डिविजिबल है 1 से, 2 से, राइट, 4 से, ऐसे बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है। अगर हम यहाँ पर सपोज प्राइस जो है, क्योंकि ये 250 से भी डिविजिबल है, 125 से भी डिविजिबल है, लेटेस्ट से हम यहां पर प्राइस 500 मान लें, तो उस केस में 10 शर्ट्स परचेज किए जाएंगे। टोटल 64 है तो यहां 54 शर्ट्स परचेज होनी चाहिए। 1800 को अगर हम 54 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी।
हमारे ऑप्शंस में से कोई भी डेसिमल में नहीं है, तो हम इसको एक बार इग्नोर कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर 250। अगर ये 250 हो गया तो यहाँ 20 शर्ट्स हो जाएंगे, तो यहाँ 44 शर्ट्स होनी चाहिए बिकॉज टोटल 64 होगा। अगेन 1800 अपॉन 44 करने पर वी विल गेट आंसर इन डेसिमल, अलाउड नहीं है, इसे भी हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम 125 प्राइस यहां लेते हैं तो 40 शर्ट्स ये हो जाएंगे, तो यहां 24 शर्ट्स होनी चाहिए। 1800 को अगर हम 24 से डिवाइड करें तो यस, ये दोनों ही नंबर 6 से डिविजिबल है और 300 अपॉन 4 करने पर वी विल गेट 75। और आप देखेंगे ये 75 जो है ये 125 से 50 लेस है। हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। हमें इन दोनों की प्राइसेस का सम पूछा गया है। 125 प्लस 75 विल बी इक्वल टू 200। फोर्थ ऑप्शन हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली सॉल्व करें तो वो भी हमें आना जरूरी है। सबसे पहले लार्ज शर्ट जो हमने परचेज की है उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, x इंटू वाई, एंड दिस इज इक्वल टू 5000। स्मॉल शर्ट्स के बारे में हम क्या कहेंगे, x माइनस 50 तो प्राइस है और 64 माइनस वाई नंबर ऑफ शर्ट्स परचेज किए गए हैं, इनका प्रोडक्ट है 1800। चलिए ये हो गया है 64x माइनस एक्स वाई माइनस 3200 प्लस 50y इज इक्वल टू 1800। एक्स वाई 5000 हम यहां पुट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 8200 और राइट हैंड साइड ले गए तो ऐड हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास आएगा 10,000 और यहां हमारे पास बचेगा 64x प्लस 50y, दोनों ही तरफ 2 से डिविजिबल है। 32x प्लस 25y इज इक्वल टू 5000। यहां के आगे आपको केसेस फटाफट बनाने होंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि जो 5000 है ये 25 से कंप्लीटली डिविजिबल है, राइट? तो हम दो तरह की अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इसको जीरो ले लें और इसको x की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, या फिर हम x को जीरो ले लें और इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें। अगर हम x को यहां जीरो ले लेते हैं तो उस केस में हमारी ये वाली वैल्यू हो जाएगी 200, 25 इंटू 200। बट ध्यान रखिए हमारे नंबर ऑफ शर्ट 64 होने चाहिए, इन दोनों का सम 64 नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर x जो होगा वो y के कोएफिशिएंट से चेंज होगा और y x के कोएफिशिएंट से चेंज होगा। लीनियर इक्वेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ताकि आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़े। x को आप 25 से इंक्रीज कर दीजिए, राइट, और y को आप 32 से डिक्रीज कर दीजिए, तो यहां पर डिक्रीज करने पर वी विल गेट 168। अगेन हमें एक बार देखना भी होगा साथ साथ में कि क्या इन दोनों का सम कहीं ऑप्शन में अवेलेबल है, नहीं है तो उसको आप इग्नोर करें। अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू 25 ली है, यहां पर अगर हम 25 पुट करें तो 25 माइनस 50 ये वैल्यू नेगेटिव हो गई जो अलाउड ही नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू, x की वैल्यू अगर हम 50 ले लें तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। 32 अगर हम फिर फर्दर माइनस करें तो ये 136 हो गया। फिर से 25 इंक्रीज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 75, राइट, और 75 और ये 32 इंक्रीज होते ही ये हो गया 104। सो 75 माइनस 50 ये 25 और ये 75 डेफिनेटली हमारे यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि उस केस में लार्ज शर्ट 104 हो गए, टोटल शर्ट से 64 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसको एक बार और बढ़ा देते हैं 100, इससे 32 और कम कर देते हैं 72, बट अगेन वी आर गेटिंग द सेम प्रॉब्लम, नंबर ऑफ शर्ट जो लार्ज हैं वही ऑलरेडी 72 हो चुके हैं, पॉसिबल आंसर नहीं है। इसे 25 अगर हम और बढ़ा दें तो इसे हमें 32 और कम करना होगा 40। अब आप देखेंगे अगर हम x की जगह 125 पुट कर दें तो x माइनस 50 हो गया 75, इन दोनों का डिफरेंस 50 है। y की जगह अगर हम 40 पुट कर दें तो 64 माइनस y 24 हो गया, इन दोनों का सम भी 64 हो गया। तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं, तो हमारे लार्ज शर्ट की प्राइस हो गई 125 और स्मॉल शर्ट की प्राइस हो गई 75 और दोनों का सम 200। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्कोर्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इज 50। अगर अरिथमेटिक मीन हमें 50 गिवन है तो हम उनका सम निकाल सकते हैं। ये होगा 25 इंटू 50
that is 1250. 5 of these students topped the examination with the same score. Let us say इन 5 students का score था हर एक का x marks. If the scores of the other students are distinct integers, with the lowest being 30, then the maximum possible score of the toppers is lowest 30 है, डिस्टिंक्ट इंटीजर होने चाहिए, हमें इनको मैक्सिमाइज करना है तो बाकी सबको मिनिमाइज करना होगा, तो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए 31 एंड देन 32 एंड सो ऑन अप टू 49. याद रखिए 20 स्टूडेंट्स बाकी बचे हैं, 30 फर्स्ट स्टूडेंट का स्कोर है तो और 19 स्कोर्स होंगे. जल्दबाजी में आप इसको 50 कैलकुलेट ना कर दें. प्लस 5x इज इक्वल टू 1250. यहां से लेके और यहां तक टोटल 20 टर्म्स हैं. ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. क्या हम इसका सम निकाल सकते हैं? आसान तरीका है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज निकालिए. ये होगा 30 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2 और इसे नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो है 20 प्लस 5x इज इक्वल टू 1250. 2 goes into 20 10 times. ये हो गया है 79 into 10 790. माइनस कर देते हैं 1250 माइनस 790. दिस इज इक्वल टू 5x. सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं ये होगा 460. दिस इज इक्वल टू 5x. x की हमारी वैल्यू आ जाएगी 92. थीटा बेस्ड क्वेश्चन था, हमें आंसर टाइप करना होगा 92.